आदरणीय मंच, क्योंकि मंच पर बहुत कम लोग हैं इसलिए आदरणीय मंच, और इस सभागार में उपस्थित विद्वान शिक्षक और मेरे छात्र मित्रों, बधाई आप सबको कि आदिवासी साहित्य और आदिवासी संस्कृति के प्रति आपने इतनी चेतना है बाकी कि आप एक आयोजन कर रहे हैं। और आयोजन समिति का धन्यवाद कि इस महत्वपूर्ण मौके पर मुझे यहाँ बुलाया कुछ शेयर करने को। मित्रों, मैं राकेश कुमार सिंह, झारखंड का एक छोटा मोटा कथावाचक आप सबका अभिवादन करता हूँ। मैं बहुत अच्छा वक्ता नहीं हूँ और उस पर यह टेढ़ा विषय आदिवासी साहित्य, स्वाधीनता आंदोलन और आदिवासी साहित्य, मैं बड़े संकट में हूँ क्योंकि ये दोनों ही मुद्दे, स्वाधीनता आंदोलन और आदिवासी साहित्य, दोनों ही विवादास्पद मुद्दे हैं और दोनों पर आज साहित्य और संस्कृति की दुनिया में बड़ा घमासान मचा हुआ है। तो संकट मेरा कुछ कम इसलिए है कि शुक्र है कि आयोजकों ने इसका शीर्षक स्वतंत्रता संग्राम नहीं रखा, स्वाधीनता आंदोलन रखा और मुझे एक स्पेस मुहैया कराया जहां खड़े होकर मैं आदिवासी समाज की अस्मिता, आदिवासी समाज के संघर्ष, आदिवासी समाज की पीड़ा और दुखों के बारे में आप सबको कुछ बता सकूंगा और साथ साथ आदिवासी समाज के साथ की गई इतिहास की बेईमानियों को आपके सामने रख सकूंगा एक एक करके। आदिवासी समाज के संदर्भ में देखें तो आज एक बहस तो यही है, भोगे हुए यथार्थ का और अनुभव की प्रामाणिकता का। कल शाम से लेकर आज सुबह तक मेरे पास 8-10 विद्यार्थी आए और उनके पास ढेर सारे सवाल थे। अच्छा लगा मुझे। अभी वीसी साहब ने आप लोगों के बारे में कुछ कहा, मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। यहाँ के स्टूडेंट्स जो भी मुझे लगा कि उनके भीतर एक उत्सुकता है, क्यूरियोसिटी, एक बेचैनी तो है कि आखिर जो हम कर रहे हैं उसके बाद क्या है, और पूछने को सवाल है। और जब तक स्टूडेंट के भीतर सवाल होंगे तब तक इंस्टीट्यूशन जिंदा रहेगा, ये तो जरूर है। इसलिए मुझे बड़ी उम्मीद है यहाँ के विद्यार्थियों से जिनके पास पूछने को सवाल है, और कुछ सवालों के उत्तर ईमानदारी से कहूँ तो मेरे पास भी नहीं थे। तो पहला सवाल तो यही था कि आदिवासी साहित्य किसे माना जाए। वो साहित्य जो आदिवासी जनजीवन पर आदिवासी के द्वारा लिखा जाए वही आदिवासी साहित्य है, या फिर वो भी जो किसी गैर आदिवासी साहित्यकार के द्वारा आदिवासी समाज में लिखा जाए उसे भी आदिवासी साहित्य हम माने या नहीं माने। दिल्ली में, भोपाल में, पटना में, लखनऊ में, जहाँ साहित्य की बड़ी राजधानियां हैं, वहाँ इस बात पर अभी घमासान मचा हुआ है। इस पर हम चर्चा बाद में करेंगे जब आदिवासी साहित्य की बात शुरू करेंगे। फिलहाल हम ये देखते हैं कि स्वाधीनता आंदोलन और आदिवासी समाज के बीच रिश्ता क्या था, या कोई रिश्ता था भी या नहीं, या कोई रिश्ता था तो इतिहासकारों ने किस चतुराई से उसे गहरे तक गाड़ के दफना दिया है। आप इतिहास की किताबों को कुछ देर के लिए अपनी ताक पर रखें और संग्रहालयों में जाकर उस दौर के गजेटियर्स को पढ़ें, अंग्रेज अफसरों की चिट्ठियों को पढ़ें। बहुत सारी ऐसी सच्चाइयां सामने आएगी आदिवासी समाज के बारे में जिनको रजनी पामदत्त ने नहीं लिखा, जिनको असगर अली इंजीनियर ने नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, ये हम धीरे धीरे आपके सामने मैं चीजों को एक एक करके रखता हूं। तो मित्रों, घबराइए नहीं, 3:30 बजे आपके चाय का समय है और 45 मिनट से ज्यादा का ये पीरियड नहीं चलेगा, ज्यादा बोर मैं नहीं करने वाला हूं आपको। तो मित्रों, स्वाधीनता आंदोलन हुआ क्यों? क्योंकि हम गुलाम थे। किसके गुलाम थे? मुगलों को तो हरगिज नहीं। क्योंकि बाबर जब आया, इब्राहिम लोदी को हराया, भारत में आया, तो भारत का होकर रह गया, वो तो लूट कर नादिर या चंगेज या घोरी की तरह वापस नहीं गया। तो हमारी यह स्वाधीनता की लड़ाई मुगलों से नहीं थी,
फिर किससे थी? अंग्रेजों से। चूंकि वो यहाँ आए, हमें पराजित किया, फिर अपनी उपनिवेश यहाँ बनाए, फिर यहाँ कमाई की और अपना सब धन इंग्लैंड लेकर चले गए। तो हमारी स्वाधीनता की लड़ाई उन अंग्रेजों से थी। अब आते हैं आदिवासी समाज की क्या योगदान क्या था स्वाधीनता आंदोलन में। तो सबसे पहले यह तय करना होगा कि आदिवासी समाज के लिए स्वाधीनता का अर्थ क्या है। स्वाधीनता के लिए आदिवासी समाज सक्रिय कब से हुआ? स्वाधीनता आंदोलन में आदिवासियों की भूमिका का मूल्यांकन करने के लिए हमने अपने स्वतंत्र और देशी इतिहास दृष्टि निर्मित करनी होगी। इसके लिए यूरोपीय इतिहास दृष्टि पर भरोसा करना उचित नहीं होगा, क्योंकि यूरोपीय इतिहास हमेशा सच नहीं बोलता। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल, आपने इतिहास की किताबें जो लोगों ने पढ़ी होगी उन्होंने ये पढ़ा होगा कि सिकंदर यूनान का राजा था। गलत था, 100% गलत। सिकंदर मकदूनिया का रहने वाला था और सबसे पहले उसने यूनान को ही फतह किया था। हमारे इतिहासकारों ने उसे यूनानी बना दिया। ये इतिहास के झूठ हैं। इस तरह से और झूठ भी हैं। हजारों कुर्बानियों के बाद हिंदुस्तान आजाद हुआ। हमने बहुत कीमत चुकाई, लेकिन अंग्रेजी इतिहासकारों ने इसे क्या लिखा? सत्ता का हस्तांतरण, उदार हस्तांतरण, जैसे इंग्लैंड हमें दान में देकर चला गया हिंदुस्तान। तो इस तरह इतिहास की चालाकियां आप बहुत सारी देखेंगे इतिहास लिखने के क्रम में। इन्हीं चालाकियों के तहत आदिवासियों के हर आंदोलन को विद्रोह लिखा गया। पहाड़िया विद्रोह, संताल विद्रोह, और इन इतिहासकारों ने तो वर्ष 2000 तक 1857 की क्रांति को भी विद्रोह ही लिखा, सिपाही विद्रोह। हमारे इतिहासकारों ने इसकी पड़ताल की, खोजबीन की और यह स्थापित कर दिया कि 1857 का संघर्ष वास्तव में भारत की आजादी की पहली लड़ाई थी, और अब सिलेबस में भी इसको डाला जाने लगा है। अब यह सिपाही विद्रोह नहीं रहा, अब स्वाधीनता संग्राम हो गया। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी चालाकियां इतिहास की हैं, और आदिवासियों के साथ ऐसी चालाकियां बहुत की गई हैं। आप सोचिए क्या क्या इन्होंने किया। पश्चिम के जितने राजद्रोह थे, जैसे अंग्रेजी सत्ता से विद्रोह करके कुछ गुलामों ने चाय की पेटियां समुद्र में फेंक दी, अमेरिकी स्वाधीनता संग्राम हो गया। वो गुलामों का विद्रोह नहीं हुआ। लेकिन जब तिलका मांझी ने कहा कि हमारी जमीन से वापस जाओ, तो यह विद्रोह हो गया। बोस्टन टी पार्टी जैसा सब इनाम दिया गया उस चाय की पेटियों के हंगामे को, लेकिन हमारे यहाँ सब विद्रोह था। इसलिए कि हिंदुस्तान एक गुलाम देश था, और गुलामों की बहादुरी को, गुलामों की लड़ाई को महिमा मंडित नहीं किया जाता। इसलिए इसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे वो स्वतंत्रता का संग्राम हो या आदिवासियों का संघर्ष। दूसरा उदाहरण आप लीजिए फ्रांस का। फ्रांस के लुईस 16वें का, या रूस के जार निकोलस द्वितीय का, उनके खिलाफ विद्रोह किसने किया था? किसानों ने, बेरोजगारों ने, मजदूरों ने। वो फ्रांसीसी क्रांति कहलाई, वो रूसी क्रांति कहलाई। लेकिन अपने जल, जंगल और जमीन के अधिकारों के लिए अगर कोई तिलका मांझी, अगर कोई सीधो कान्हू, अगर कोई बिरसा मुंडा खड़ा होता है कि भाई इस पर मेरा पुश्तैनी हक था, तुम कहां से चले आए, इसे खाली करो, तो उसे विद्रोह के खाते में डाल दिया गया। क्या कहा था तिलका मांझी ने? हमारे जंगल से वापस जाओ। महात्मा गांधी ने भी तो यही कहा था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। फिर तिलका विद्रोही कैसे होगा? महात्मा गांधी आज राष्ट्रपिता के रूप में पूजे क्यों जा रहे हैं? बात तो बराबर की है। भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, क्या किया उन्होंने? सशस्त्र क्रांति, हथियारबंद क्रांति। सीधो कानून चांद घरों ने क्या किया था 1857 में? वही तो किया था, सशस्त्र क्रांति। वे विद्रोही हो गए और इनकी तस्वीरें दीवारों पर टंगती है। यह है इतिहास की चालाकी आदिवासियों के साथ। आदिवासियों को पलड़े में डंडी मारने का तरीका, इतिहास की बेईमानियां। इस पर सोचना होगा आप सबों को, क्योंकि हम तो बेकार गए, हम बहुत कुछ नहीं कर पाए। नई पीढ़ी से उम्मीदें हैं, सोचना है आपको। मैं छोटे छोटे बिंदु दे रहा हूं, जिस पर आप काम करेंगे, चीजें मिलेंगी। अंग्रेजी राज के विरुद्ध लड़ मरा बिरसा मुंडा, यही आंध्र प्रदेश के आपके सीताराम राजू,
जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध किया, महात्मा गांधी ने उसकी भर्त्सना की कि सीताराम जी बहुत गड़बड़ कर रहे हैं। लक्ष्मीबाई से 90 साल पूर्व इसी कर्नाटक की रानी चेन्नम्मा, ये सब आदिवासी जन हैं जिन्होंने अपनी आजादी की लड़ाइयां लड़ी और जिनको इतिहास में गहरे दफना दिया गया। झांसी की रानी का नाम इतिहास के सभी पुस्तकों में है। चेन्नम्मा को शायद गांव के लोक कथाओं में जिंदा हो चेन्नम्मा। तो स्वाधीनता संग्राम के नायकों में जो लोग गिने जाते हैं, बाबू कुंवर सिंह, लक्ष्मीबाई, होलकर, सिंधिया, ये लोग जब अंग्रेजों से अपनी पेंशन बढ़ाने की एप्लीकेशंस लिख रहे थे या हैदराबाद के निजाम अंग्रेजों से सब्सिडियरी अलायंस कर रहे थे जिसमें सेना आपके घर रहेगी, आपका खाएगी, आपका पिएगी और लड़ेगी मेरे लिए, ये सब्सिडियरी अलायंस थी। आपके खर्चे पर हम सेना रखेंगे और उस अलायंस को यहाँ पालन किया गया। तो जब ये लोग ये कर रहे थे, उसी समय आदिवासियों ने अपने दुश्मन को पहचान लिया था। 1755 में, चाहे वो तिलका मांझी हो या 1855 में सीधो का चांद भैरव हो या फिर 19वीं सदी में बिरसा मुंडा हो, फिर हम कैसे कहते हैं कि हम जंगली हैं, हम गंवार हैं, हम असभ्य हैं, हमें तमीज नहीं, हमें समझ नहीं। आखिर वही आपने 1857 में किया जो हम 200 साल पहले से कर रहे थे। आपको अकल बाद में आए, हम तो अपने दुश्मन को पहले से जानते थे, फिर भी आप कहते हैं कि हम असभ्य हैं, हम जंगली हैं, हम गंवार हैं। चूंकि कलम आपके हाथ में, इतिहास आपको लिखना है। यदि आदिवासी साहित्य का उचित मूल्यांकन नहीं किया गया तो आदिवासी आंदोलन भी विद्रोह लिखे जाते रहेंगे। और हमारे यहाँ कुछ ये चलन है कि विदेशी लेखकों को कोट करने का। विदेशी लेखक ने अगर ये कहा है तो ये सही है, और अगर विदेशी लेखक ने कुछ नहीं कहा तो ये गलत है। तो 1857 की क्रांति से पहले 1755 के संताल आंदोलन के बारे में कार्ल मार्क्स की टिप्पणी देखिए, जो कार्ल मार्क्स ने अपनी किताब नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में लिखा है कि संतालों की यह लड़ाई अंग्रेजों को भारत से भगाने की पहली जनक्रांति थी। आप उसे नहीं देखेंगे तो तब तक ये विद्रोह लिखे जाते रहेंगे जब तक हमारे यहाँ के इतिहासकार अपनी स्वतंत्र इतिहास दृष्टि नहीं निर्मित करेंगे और अंग्रेजी सत्ता का औपनिवेशिक इतिहास फिर से नहीं लिखेंगे। उपनिवेश का इतिहास कि उन्होंने यहाँ क्या किया। तो फिर क्यों न हम आजादी की लड़ाई को 1755 से माने या 1855 से माने। चलिए, स्वाधीनता आंदोलन पर फिलहाल इतनी खुराक काफी है। अब आइए आदिवासी साहित्य पर, जो कि आज का मुख्य विषय है, स्वाधीनता आंदोलन और आदिवासी साहित्य। ये तो भूमिका थी। तो मित्रों, मुख्य धारा का जो भी साहित्य है वो विजेताओं का साहित्य है। जो जीते उन्होंने साहित्य लिखा, जो हारे उन्हें फुर्सत कहाँ थी साहित्य लिखने की। वो तो अपनी अगली लड़ाई के लिए हिम्मत जुटा रहे थे कि फिर से लड़ना है, फिर से जीतना है और एक उम्मीद चाहिए उन्हें। तो स्वाधीनता आंदोलन में जो आदिवासियों की लड़ाइयाँ इतिहास की आंखों से ओझल रह गई, साहित्य ने उन्हें प्रतिष्ठित किया। सबसे बड़ा योगदान आदिवासी साहित्य का ये है कि जिन लड़ाइयों को इतिहासकारों ने भुला दिया, जिन लड़ाइयों को हाशिए पर फेंक दिया गया, वहां से उठाकर साहित्य ने उन्हें इतिहास में प्रतिष्ठित किया। क्योंकि इतिहास खोजता है प्रमाण, इतिहास खोजता है सत्यापन, सबूत। साहित्य किसी इतिहास के सत्यापन पर या प्रामाणिकता पर यकीन नहीं रखता, बल्कि साहित्य किसी क्षेत्र विशेष के जन जीवन में गहरे तक धंसी उसकी आस्थाओं, उसके विश्वासों, उसके लोकगीतों, उसके लोक कथाओं आदि आदि के रसायन से जन जीवन के मस्तिष्क में लिखा होता है, जन जीवन के हृदय में लिखा होता है। और एक वाचिक परंपरा, दादा अपने बेटे को बताता है, बेटा अपने पोते को बताता है, और ये साहित्य पीढ़ी दर पीढ़ी सफर करता है इसी तरह समाज में। आदिवासी साहित्य के बारे में मैं आपको बताऊं कि 2000 वर्ष पुरानी परंपरा रही आदिवासी साहित्य की, जबकि हिंदी साहित्य की परंपरा 100 साल की। प्रेमचंद के पहले रानी जेठानी की कहानी, मिट्टी टोकरी भर मिट्टी, माधव सप्रे की, इन कहानियों से हम मोटा मोटी समझते हैं कि यहाँ से हिंदी साहित्य की शुरुआत हुई।
लेकिन 2000 वर्ष की पुरानी परंपरा आदिवासी साहित्य की है। और बात है कि यह वाचिक परंपरा थी, लिखित परंपरा नहीं थी। आदिवासी साहित्य मूलतः लोक कथाओं और लोक गीतों का साहित्य रहा है, जिसमें प्रेम, रीति रिवाज, शिकार, रूढ़ियां, भूत प्रेत, अंधविश्वास, शकुन अपशकुन, पक्षी पशु, इन्हीं सब की कहानियां आदिवासी साहित्य में मिलेंगी आपको। जब स्वाधीनता आंदोलन की चीजें आप उसमें खोजेंगे नहीं मिलेगी। स्वाधीनता आंदोलन के संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो आज के कहानीकार रोज कैरकेट्टा या प्यारा कैरकेट्टा, इनकी कविताओं में अपने गांव की, अपनी मिट्टी की, अपने बचपन की स्मृतियों की खुशबू तो है। देहात के प्रति प्रेम भी दिखता है, लेकिन प्रतिरोध का स्वर, स्वाधीनता आंदोलन का स्वर जो आप ढूंढेंगे तो उसके लिए आपके बिल्कुल ताजा पीढ़ी तक आना पड़ेगा। पुरानी पीढ़ी में आपको यह नहीं मिलेगा। उसके बरक्स आप तो दलित साहित्य भी पढ़ते रहे हैं। दलित साहित्य अब जीवनी से आगे निकल गया है, आत्मकथाओं से आगे निकल गया है, आत्म पीड़ा और आत्म दया की चीजों से उबर चुका है। अब वो एक लड़ाकू चेतना के साहित्य के रूप में सामने आ चुका है दलित साहित्य अधिकारों के मामले में। परंतु आदिवासी साहित्य में वो अपेक्षित विकास नहीं हो पाया। दो कारण है इसमें। पहला ये कि आदिवासी समाज के पास अपनी कोई मानक लिपि नहीं थी, और शिक्षा तो थी ही, भाषा का भी समुचित विकास नहीं होने के कारण साहित्य में समुचित कागजी लेखन नहीं हो सका। लोकगीतों में स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े गीत मिलते हैं, पर स्वाधीनता आंदोलन और आदिवासी साहित्य के बीच दस्तावेजी संबंध बहुत क्षीण रहा है। लोकगीतों में मैं एक लोकगीत आपको बताता हूँ। एक लोकगीत है, हेंदे रमड़ा केचे केचे, पुंडी रमड़ा केचे केचे, सामरे हुजले नाको मार गोए हो। मतलब इसका ये हुआ कि काले दीकू टेढ़े मेढ़े, गोरे दीकू टेढ़े मेढ़े, जो तुम्हारा सामना करे उनके सिर काट डालो। ये स्वाधीनता आंदोलन के समय गाया हुआ एक गीत है, जो कि कहीं लिखित नहीं मिलेगा। मैंने इसे कहीं सुना था और अपनी किताब के लिए ले लिया था। देहात में गीत के रूप में गाया जाता था शादी ब्याह में। तो ऐसे आंदोलनकारी आवाज, ऐसी आंदोलनकारी कविता समय के साथ समुचित विकास नहीं हो सका, क्योंकि भाषा और लिपि नहीं थी। भारत के विश्वविद्यालयों में, इसी साल तो चले गए, भारत के विश्वविद्यालयों में आदिवासी भाषा साहित्य को वही जगह मिली है जो भारतीय समाज में आदिवासियों को मिलती रही है। रांची विश्वविद्यालय में 81-82 वर्ष 1981-82 में आदिवासी भाषा विभाग भी खुला, लेकिन आदिवासी भाषाओं के मानकीकरण और व्याकरण तैयार करने का काम अभी तक नहीं हुआ, जबकि 90 आदिवासी भाषाओं में साहित्य लिखा जा रहा है। ये तो हुआ पहला कारण। स्वाधीनता आंदोलन और आदिवासी साहित्य के कमजोर रिश्ते का दूसरा और महत्वपूर्ण कारण खुद आदिवासी समाज के बीच है, आदिवासी चेतना के बीच है। दोस्तों, आदिवासी साहित्य बुनियादी तौर पर रचाव और बचाव का साहित्य रहा है, क्रिएटिव एंड प्रोडक्टिव लिटरेचर। ये प्रतिरोध का साहित्य रहा ही नहीं। यह अपनी परंपराओं, त्योहारों, धार्मिक रीति रिवाजों और प्रकृति से जुड़ा साहित्य रहा है। आप जितने लोग आदिवासी कविताएं पढ़ते होंगे, आदिवासी कहानियां पढ़ते होंगे, शायद मेरी बात से सहमत होंगे। वहां लड़ाई झगड़े की जगह बहुत कम है, बल्कि नहीं है। कुछ आगे जब बढ़ा आदिवासी साहित्य तो अपनी पीड़ा, अपना शोषण, दुख, दैन्य की अभिव्यक्ति तक पहुंचा। ताजा कवित्री निर्मला पुतुल की कविताएं आप देख लीजिए, मुझे उतनी दूर मत ब्याहना बाबा, या ये कौन है जो मेरे घर में आ गया है, या एक बोतल हड़िया पर भगवान बिक जाता है बाबा। ये सब आत्मदया, आत्म पीड़ा, अपनी परेशानी और दुख दर्दों का बयान है, न कि प्रतिरोध का साहित्य। प्रतिरोध का साहित्य आपको देखना है तो निर्मला पुतुल के बाद आइए अनुज लुगुन के पास। आज वो भी यहाँ हैं, शायद वो कुछ आपसे मुखातिब होंगे। तो प्रतिरोध की चेतना हमें अनुज लुगुन तक आने के बाद मिलती है। थोड़ी थोड़ी जो आहट निर्मला पुतुल में सुनाई देती थी, वो बेचैनी, वो अनुज लुगुन के आने तक एक धमक के रूप में दर्ज हो चुकी है। ये पीढ़ी नहीं बनी। इसीलिए मैं कहता हूँ, मुझे युवकों पर विश्वास है। अस्मिता के संघर्ष,
जीने और जीवन के बुनियादी अधिकारों के लिए संघर्ष की आवाजें दूसरी कई कविताओं में भी सलीके से दर्ज होने लगी आज के दौर में। जैसे ग्रेस कुजूर की कविता है जनिष्का, महादेव टोपो की कविता है चौथे महायुद्ध के बाद, शंकर लाल गगराई, सुनील मिंज, अजय तिर्की के कुछ गीत हैं, नेतरहाट के गीत, अनुज लोगन की अघोषित और गुलाम या एकलव्य से संवाद जैसी कविताएं तो आप सबने पढ़ी होंगी। तो ये लड़ाकू चेतना का स्वर अनुज लोगन तक आकर मुखर उठा। अब देखने वाली बात है कि आदिवासी कविता जिस गति से परिपक्व हो रही है, आदिवासी गद्य उस रफ्तार से परिपक्व नहीं हो पाया है। स्वाधीनता आंदोलन के संदर्भ में अगर हम गद्य की ओर जाएं तो पीटर पालेक्का का एक उपन्यास है जंगल के गीत, उसमें उर्गुलान का सिर्फ संदर्भ आता है। भुजंग मेश्राम ने उर्गुलान नाम से एक उपन्यास जरूर लिखा है, या फिर निमाड़ क्षेत्र का एक आंदोलनकारी है टाटिया भील, उन पर अंग्रेज विरोधी आंदोलन उन्होंने चलाया था 1845 में। उस पर मामा भांड ने एक महत्वपूर्ण उपन्यास लिखा है। अगर आप दलित साहित्य और आदिवासी साहित्य से परिचित होना चाहते हैं तो इस किताब को जरूर पढ़ें। फिर मानगढ़ की पहाड़ियों पर एक रात में 15,000 भीलों का कत्लेआम हुआ था। जालियांवाला बाग इतिहास प्रसिद्ध है। मानगढ़ की पहाड़ियों के बारे में आप कितने लोग जानते हैं? और अगर हरिराम मीना नहीं यहाँ आए होते तो शायद आप अभी भी नहीं जानते। हरिराम मीना ने अगर वो किताब नहीं लिखी होती धुने तपे तीर, तो ये भी शायद इतिहास में दफन कर दिया गया वाकया था। मित्रों, इतिहास के ये घाव जो छुपाए गए हैं, रचनाकार ने साहित्य के माध्यम से आपके सामने रखा है। आप सोच सकते हैं कि एक रात में 15,000 जाने और इतिहास में का जिक्र तक नहीं। तुम इतिहास में हमें नहीं पाओ, इसलिए कि हमने अपने आप को इतिहास से बाहर कर लिया है। लेकिन पढ़ते हुए जिन जिन पंक्तियों में तुम्हें किसी की चीख सुनाई दे, समझना हम वही मौजूद हैं। इसके बाद हरिराम मीना के बाद थोड़ा सा और आगे बढ़िए तो शबर, कुकी, चकमा, नागा, गारो, भोटिया, लेपचा, कई जनजातियां जिन पर कुछ लिखा ही नहीं गया जब उन्होंने स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया, क्योंकि उस क्षेत्र से साहित्यकार नहीं आए, साहित्य नहीं लिखा गया। तो इस छोटे से अंतराल के बाद आगे बढ़े तो स्वाधीनता आंदोलन में बिरसा के अवदान पर आप लोगों ने किताब पढ़ी हुई जंगल के दावेदार, महाश्वेता देवी की किताब है। तिलका मांझी के आंदोलन पर भी पढ़ी हुई साल गिरह की पुकार पर, महाश्वेता देवी की किताब है। और बात है कि यहाँ पिछले साल जो एक रचनाकार आए थे वीर भारत तलवार, उन्होंने महाश्वेता देवी के बारे में कुछ कहा है। मैं उनसे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैं सहमत हूँ, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि महाश्वेता देवी ने एक लकीर तो खींची। आदिवासी साहित्य पर पहले किसी ने नहीं लिखा था इस तरह से प्रतिबद्ध होकर, एकनिष्ठ होकर, एकाग्र होकर। महाश्वेता देवी ने एक लकीर तो खींची। उनका लेखन कितना अच्छा है, कितना बुरा है, यह तय करने का अधिकार उस समाज को है जिस पर उन्होंने लिखा है। कोई वीर भारत तलवार, कोई राकेश कुमार सिंह ये नहीं कह सकता कि ये आदिवासी उपन्यास खराब है। इस उपन्यास को खराब कहेगा उस समाज का आदमी, आदिवासी समाज, जब उसको पढ़ेगा। इसलिए जरूरी है कि वहाँ से विद्वान आए, वहाँ से पढ़ने वाले लोग आए, और रामदयाल मुंडा की हमें जरूरत है, और रमणिका गुप्ता की जरूरत है। वहाँ से प्रतिभाएं सामने आएंगी तो समय तय करेगा कि रमणिका गुप्ता ने जो लिखा वो क्या था, महाश्वेता देवी ने जो लिखा वो क्या है। इसलिए उस पर कोई फैसला मैं नहीं दूंगा, लेकिन महाश्वेता देवी ने एक लकीर खींची है। अब आपके सामने चुनौती है, उससे बड़ी लकीर खींच के दिखाएं। मधुकर सिंह का उपन्यास भी है बाजत अनहट ढोल, संथाल आंदोलन पर। अब ये पृष्ठभूमि तो संथाल आंदोलन की है मित्रों, लेकिन मेरी समझ से एक झुका हुआ अवसर है, मौका था। राजेंद्र अवस्थी का उपन्यास है जंगल के फूल। अंग्रेजों का न्याय अत्याचार, उसमें ही बातें हैं, लेकिन वो एक रोमांटिक नॉवेल है।
पाओलो कोएल्हो की तरह। आप पढ़े ना पढ़े, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन स्वाधीनता आंदोलन और आदिवासी साहित्य से जुड़ा एक महत्वपूर्ण नाम है श्री प्रकाश मिश्र, जिसकी किताबें पढ़ने का मैं आग्रह आपसे करूंगा। अगर आप आदिवासी साहित्य, आदिवासी जनजीवन पर काम करना चाहते हैं या पूर्वोत्तर के आदिवासी जनजीवन पर काम करना चाहते हैं, तो आप इन दो किताबों के बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। रिसर्च स्कॉलर्स के लिए कहूंगा कि वो एक मानक किताब हो सकती है पूर्वोत्तर के लिए। पहली किताब है उनकी मिजो जनजाति के हथियारबंद संघर्ष पर लिखी किताब है, जहां बांस फूलते हैं। और दूसरी 19वीं सदी में जब उपनिवेशिक प्रभाव वहां पड़ा, अंग्रेज जब वहां पहुंचे, तो वहां अस्मिता का क्या संघर्ष हुआ, आदिवासियों के बीच क्या तनाव हुआ, उसके संघर्ष को श्री प्रकाश मिश्र ने एक बड़े फलक पर रखा है, रूप दिल्ली की कथा। ये दो किताबें आप देखें, फुर्सत मिले तो जरूर पढ़ें। अब मामला पहुंचता है वहां जहां मैं शुरू में था, अनुभूति का लेखन और सहानुभूति का लेखन। किसे आदिवासी साहित्य माने गया? इस सैद्धांतिक बहस को छात्र तो छोड़, ये विद्वानों को बहस करने दें, आप रहने दें। इसलिए कि जब आप इसको भूल जाएंगे तो आदिवासी साहित्य और साहित्य के रिश्ते को बेहतर ढंग से समझ सकेंगे, आदिवासी आंदोलन और साहित्य के रिश्ते को बेहतर ढंग से परिभाषित कर सकेंगे। अब आप ही सोचिए, धूनी तपेती हरिराम मीना एक आदिवासी साहित्यकार का लिखा उपन्यास, उसमें उसका नायक गोविंद गुरु क्या कहता है? जंगल की उपज पर तो हमारा पुश्तैनी हक था, फिर भी राजनीति का ठेका देना क्यों शुरू किया? ये एक आदिवासी आवाज है देश के पश्चिम से, और दूसरी आदिवासी आवाज देश के पूरब से, बंगाल से। सुनिए, सालगिरह की पुकार पर महाश्वेता देवी का पात्र तिलका मांझी क्या कहता है? जल जंगल जमीन पर हमारा पुश्तैनी हक है, फिर हम इसके उपयोग के लिए लगान क्यों दें? देश के दो विपरीत ध्रुव, दो सीमांत राजस्थान और बंगाल, एक ही आदिवासी स्वर उठता है बंधु, और वह है स्वाधीनता का स्वर। संवेदनशील रचनाकार, चाहे वो आदिवासी हो या गैर आदिवासी हो, जब वो आदिवासी समाज के दुख दैन्य और संघर्ष से जुड़ता है तो दोनों की संवेदनाओं में कोई फर्क नहीं है, यहां तक कि शब्द भी वही है। तो फिर 90 आदिवासी भाषाओं के बीच एक पुल तो चाहिए। कोई आदमी 90 भाषाएं समझ सकेगा आज के दौर में? मुझे ऐसा नहीं लगता। फिर 90 भाषाओं में जो आदिवासी साहित्य लिखा जा रहा है, उसके बीच पुल तो चाहिए, और वो पुल है हमारी हिंदी। हमारी हिंदी उस पुल का काम करेगी। इसलिए हिंदी को अपनाइए, अनुवादों के सहारे आदिवासी साहित्य के बीच जाइए, और आदिवासी रचनाकार, गैर आदिवासी रचनाकार, इस बहस को फिलहाल मुलतवी रखिए। यहीं हैदराबाद के हैं एक रिसर्च स्कॉलर थे, श्यामराव राठौर जी, अभी कहीं टीचर भी हैं। उन्होंने आदिवासी जनजीवन पर बहुत काम किया है, लगभग 50-55 उपन्यास उन्होंने पढ़े हैं। मुझे नहीं लगता कि स्वाधीनता आंदोलन और आदिवासी साहित्य के बीच रिश्ता स्थापित करने में उनको 3-4 उपन्यास से ज्यादा हाथ लगे होंगे, बहुत कम लिखा गया है। इसलिए मैं कहता हूँ कि स्वाधीनता आंदोलन में आदिवासी समाज के योगदान का मूल्यांकन इतिहास के भरोसे मत छोड़ें। साहित्य को अब सामने आना होगा, समाज शास्त्र को सामने आना होगा, और ये जिम्मेदारी उठानी होगी। तभी स्वाधीनता आंदोलन आदिवासी साहित्य का रिश्ता निखर कर सामने आएगा। और यदि आजादी का अर्थ मात्र भौगोलिक आजादी है, तो हाँ, आज भारत आजाद है। बेशक आदिवासी हर नागरिक आजाद है, लेकिन यदि आजादी का अर्थ सामाजिक और आर्थिक आजादी भी है, तो आज भले अंग्रेज नहीं है, ईस्ट इंडिया कंपनी अब नहीं है यहाँ। लेकिन मित्रों, आज अनेक देशी विदेशी कंपनियां आदिवासी क्षेत्रों में घुसपैठ कर रही हैं। आदिवासी आंदोलन हिंदुस्तान के सबसे बड़े खतरे के रूप में चिन्हित किया जा रहा है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन्हीं क्षेत्रों में सबसे ज्यादा पैरों के नीचे खनिज बिखरा है, और वहीं कंपनियां पहुंच रही हैं, और वहीं सबसे ज्यादा आदिवासी आंदोलन हो रहे हैं, जिसको देश का सबसे बड़ा खतरा घोषित किया जा रहा है। फौजी योजनाएं संवारी जा रही, फौज उतारने की। क्यों है ऐसा? इसलिए क्यों आदिवासी, और वो कल को विस्थापित होने वाले हैं, क्योंकि हिंदुस्तान